सो हेलो माय डियर्स हम लास्ट टाइम में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर चुके थे, दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो बच्चे हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल जो है वो हमारा है इंडेमनिटी। व्हाट इज द थर्ड प्रिंसिपल? इट्स इंडेमनिटी। अब बच्चे इंडेमनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो इंश्योरर होता है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब इंश्योर्ड का लॉस होता है, व्हेन द इंश्योर्ड इज इन लॉस, जब इंश्योर्ड का लॉस होता है जिस चीज़ की उसने इंश्योरेंस करवाई होती है, ठीक, उस टाइम पर इंश्योरर की ड्यूटी होती है कि इंश्योरर इंश्योर्ड की सारे लॉस की भरपाई करे और उसको सेम एज इट इज उसी पोजीशन में रखे, इंश्योर्ड को उसी पोजीशन में वापस लाए जिस पोजीशन में इंश्योर्ड लॉस होने से पहले था, राइट? तो क्या है, इसको हम एक बार फिर से कहते हैं इंडेमनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इंश्योरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। ये उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर्ड का जब भी लॉस होता है उस चीज़ का, जिस चीज़ की इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस करवाई होती है, उस टाइम पर इंश्योरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योरर उस इंश्योर्ड के उस लॉस की पूरी भरपाई करेगा और उसको एज इट इज उसी पोजीशन में लाएगा जिस पोजीशन में इंश्योर्ड लॉस होने से पहले था, ठीक है? अब देखिए, इट मीन्स कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडेमनिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि इंश्योरर को इन द केस ऑफ लॉस ऑफ इंश्योर्ड उसको कंपेंसेट करना है इंश्योरर को, जब इंश्योर्ड का लॉस होता है जिस चीज़ की उसने इंश्योरेंस करवाई है, राइट? पर अब देखिए, अगर हमने कोई कार इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, या अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, या फिर अगर हमने अपनी शॉप की इंश्योरेंस करवाई है और इनको कोई भी लॉस अगर होता है तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000, 1 लाख, 8 लाख या जितने भी अमाउंट का लॉस होता है उसकी भरपाई इंश्योरर कर सकता है, कर भी दे, तो इंश्योर्ड जो है वो जो अपनी लॉस से पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों की भरपाई हो सकती है, राइट? ठीक है, तो इनकी भरपाई हो सकती है, मगर हम ये भी कहते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इनको मतलब ये कार, गुड्स, शॉप वगैरह इन चीज़ों की तो कंपेंसेशन जो है हो सकती है, ठीक है ना? कंपेंसेशन का मतलब समझते हैं ना आप, कि भरपाई करना, कंपेंसेशन जो है वो हो सकती है इन चीज़ों की, राइट? पर जैसे अब लाइफ इंश्योरेंस है, अगर मैंने सपोज कर लो कि मैंने अपनी मेड की लाइफ कंपेंसेट करवाई, फॉर एग्जांपल मैंने चलिए मेड भी छोड़िए, मैं बात कर रही हूँ कि अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मैंने अपने मैनेजर की लाइफ को इंश्योर करवाया, राइट? तो इसमें उसकी मैंने लाइफ को इंश्योर करवाया और बाय चांस अगर उसकी डेथ हो जाए तो ऑब्वियसली मैं फाइनेंशियली सफ़र तो करूँगी, क्योंकि वो सारा बिजनेस मैनेज करके रखता था और अब वो मिसमैनेजमेंट होती है मेरे बिजनेस में उसकी कमी के कारण, राइट? अब देखिए, अब मैंने उसकी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, इन दैट केस क्या है कि अब अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो अब इंश्योरर मुझे एज अ इंश्योर्ड, अब मेरा तो लॉस हो गया ना मैनेजर, ठीक है, तो इंश्योरर इन दैट केस मैं इंश्योर्ड हूँ और इंश्योरर उस टाइम पर इंश्योर्ड को यानी कि मुझको मेरा मैनेजर वापस नहीं कर सकता है वही वाला, क्योंकि लाइफ वो किसी को जिंदा नहीं कर सकता है मरने के बाद, ठीक है? तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी
का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो इसलिए कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लाइफ की भरपाई, लाइफ की कंपेंसेशन या किसी की डेथ हो जाने के बाद इंश्योरर उसको जिंदा नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस हम सीधा लिख देते हैं कि बाकी किसी भी चीज़ की आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरर उसकी भरपाई करेगा, मगर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल जो है उस पर लागू नहीं होता है, राइट। फोर्थ जो है हमारा प्रिंसिपल है, आई होप आपको ये प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब फोर्थ प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कोज। प्रॉक्सिमेट कोज बच्चे, अब यहाँ पर प्रॉक्सिमेट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? नियरेस्ट पॉसिबल, नियरेस्ट पॉसिबल, राइट। अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल का? नियरेस्ट पॉसिबल कोज। बच्चे अब देखिए, अगर आपको पता है कि कोई अगर शिप पर अगर जैसे गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो इन दैट केस हम लोग एयरवेज या सीवेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सीवेज, अगर मैं सीवेज के थ्रू, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैंने सीवेज के थ्रू मुंबई से अपने गुड्स यहाँ पर मंगवाए हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में हूँ तो पंजाब में मंगवाए हैं, हमने मुंबई से पंजाब में गुड्स मंगवाए हैं सीवेज के थ्रू, और मुझे खतरा है कि सीवेज के थ्रू में कहीं पर मेरे गुड्स को कहीं से भी कोई भी डैमेज ना हो जाए, राइट। तो इन दैट केस मैं गुड्स की इंश्योरेंस करवाऊंगी जब तक कि वो रास्ते में है, जब तक कि वो ट्रांजिट में है। ट्रांजिट मीनिंग रास्ते में है, ठीक है। तो इस तरह अगर गुड्स सीवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं और सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम गुड्स की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस इंश्योरेंस को कहते हैं मैरीन इंश्योरेंस। तो मैंने मैरीन इंश्योरेंस करवाई है अपने गुड्स की, ठीक है। मैरीन इंश्योरेंस करवा ली है मैंने अपनी गुड्स की जो कि सीवेज के थ्रू आ रहे हैं, गुड्स की इंश्योरेंस करवा ली है। तो अब अगर मेरे गुड्स लॉस हो जाते हैं या फिर लगा लीजिए कि रास्ते में ही कहीं समुद्र की लहर जो है वो बहुत इस तरह की आती है कि मेरे गुड्स जो हैं बहुत पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो इन दैट केस जो इंश्योरर है वो मुझे कंपेंसेट करेगा, वो इंश्योरर इन दैट केस मुझे कंपेंसेट करेगा, राइट। इसी तरह मेरी अगर शॉप है, शॉप में मेरे गुड्स पड़े हैं, ये मैं दूसरी एग्जांपल की बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर मेरी शॉप है, शॉप में मेरे गुड्स पड़े हैं और फिर मैंने गुड्स की इंश्योरेंस भी करवाई है, और फॉर एग्जांपल मैंने फायर इंश्योरेंस करवा ली है गुड्स की, मुझे है कि कहीं मेरी शॉप को आग ना लग जाए और आग होने के कारण जो इतना सारा सामान पड़ा है, लाखों का मेरी शॉप में जो सामान पड़ा है उसका लॉस ना हो जाए, इसलिए मैंने गुड्स की फायर इंश्योरेंस करवाई है। सिर्फ इंश्योरेंस नहीं करवाई, फायर इंश्योरेंस करवाई है। तो बच्चे देखिए, इस दौरान मेरे गुड्स चोरी हो गए, मेरे जो गुड्स हैं वो चोरी हो गए। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के गुड्स चोरी हो गए, तो इन दैट केस मैंने गुड्स की फायर इंश्योरेंस करवाई है और गुड्स मेरे चोरी हो गए हैं, तो इन दैट केस इंश्योरर जो है वो मेरे इस लॉस की भरपाई नहीं करेगा। दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस 2 लाख, और इन दैट केस इंश्योरर इस 2 लाख के लॉस की भरपाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स की फायर इंश्योरेंस करवाई है। मैंने ये नहीं कहा कि सिंपल इंश्योरेंस कर दो कि कोई भी अगर उनको कोई भी लॉस हो तो मैं आपसे कंपनसेशन ले लूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ फायर इंश्योरेंस करवाई है। इसका मतलब ये कि अगर मैंने फायर इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरर मेरे गुड्स इस नुकसान की भरपाई सिर्फ तब ही करेगा जब मेरे गुड्स का लॉस फायर के कारण हुआ हो।
थेफ्ट के कारण नहीं, चोरी के कारण नहीं, फायर के कारण हुआ हो, ठीक है। इसी तरह अगर देखिए अब अगर मेरे फायर के कारण गुड्स का लॉस नहीं हुआ है बल्कि चोरी के कारण हुआ है, दिस इज ड्यू टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी के कारण हुआ है मेरा लॉस 2 लाख का, ठीक है। और मैंने इंश्योरर को जाके कह दिया कि यहाँ पे मेरा 2 लाख का लॉस हो गया है तो मुझे कंपनसेशन करो। इंश्योरर क्या करेगा, उस टाइम पर नियरेस्ट पॉसिबल कॉज ढूंढेगा, नियरेस्ट सबसे नज़दीक वाला कारण देखेगा, ढूंढेगा कि क्यों मेरा ये लॉस हुआ है। अगर उसे पता लग गया कि मेरा चोरी के कारण ये लॉस हुआ है तो फिर वो बिल्कुल भी मुझे कंपेंसेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास साफ रीज़न है कि मैंने फायर इंश्योरेंस करवाई है गुड्स की, ठीक है। मैंने थेफ्ट के कारण कोई इंश्योरेंस या सिंपल इंश्योरेंस नहीं करवाई है, मैंने सिर्फ फायर इंश्योरेंस करवाई है। तो जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने इंश्योरेंस करवाई है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही इंश्योरर जो है हमें कंपेंसेट करेगा। तो इसीलिए इंश्योरर को जब भी हम कहते हैं कि हमारा दिस अमाउंट का लॉस हुआ है तो इंश्योरर हमें उसी टाइम पर कंपेंसेट नहीं करता है, वो पहले प्रॉक्सिमेट कॉज भी ढूंढता है। अदरवाइज हमें प्रॉक्सिमेट कॉज शो करने के लिए हमें उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शो करने पड़ सकते हैं ताकि उसको बिलीव हो जाए कि हमारा फायर इंश्योरेंस से फायर के कारण ही हमारे गुड्स का लॉस हुआ है, ठीक। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम फिफ्थ वाले प्रिंसिपल पर चलते हैं, दैट इज सब्रोगेशन। सो फिफ्थ प्रिंसिपल इज सब्रोगेशन। बच्चे सब्रोगेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है, जब इंश्योरर ने इंश्योर्ड के लॉस की भरपाई कर दी है, इंश्योर्ड इज इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है, तो इसकी भरपाई हो गई है, इसका काम खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि इंश्योर्ड ने एक टेबल की इंश्योरेंस करवाई है, दिस इज अ टेबल, और इंश्योर्ड ने एक टेबल की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है। अब इंश्योरेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो इंश्योर्ड ने एक टेबल की इंश्योरेंस करवाई है और टेबल उसका किसी कारण से उसका जल गया है फायर में और उसका यहाँ से टेबल बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसलिए और उसके पास बचा हुआ टेबल का पार्ट सिर्फ इतना ही रह गया है, तो इसलिए अब इंश्योरर ने इंश्योर्ड के इस लॉस की भरपाई कर दी है, जितना भी इस टेबल का लॉस हुआ है, तो वो पूरे के पूरे टेबल की भरपाई कर देगा। और ये टेबल जो रह गया है, ये टेबल उस टाइम पर अगर इंश्योरर ने पूरे टेबल की भरपाई इंश्योर्ड को कर दी है तो ये बचा हुआ टेबल जो है ये इंश्योर्ड का नहीं है, क्योंकि उसको अब उसकी लॉस की अमाउंट मिल गई है, ठीक है, तो उसको पूरे टेबल की अमाउंट मिल गई है इतनी की जगह, ठीक है ना। अब ये टेबल जो रह गया बचा हुआ ये हो जाएगा इंश्योरर का। क्यों? कि ताकि इसलिए कि इंश्योरर को भी ज़्यादा लॉस ना सहना पड़े। देखिए अगर इंश्योर्ड के पास ये रहेगा तो इंश्योर्ड के पास लॉस की भरपाई भी हो चुकी है, यानी कि उसका जितना लॉस हुआ है उसके पास वो अमाउंट भी आ चुकी है, और उसके पास ये बचा हुआ टेबल भी है जिसे कि वो कहते हैं भंगार में या रद्दी में बेचकर पैसे वहाँ से भी ले सकता है, ठीक है। और इस तरह इंश्योरर को एक लॉस होगा और इंश्योर्ड को डबल बेनिफिट होगा। तो दोनों में बराबरी का बेनिफिट करने के लिए, दोनों में इंश्योरेंस का बराबरी का बेनिफिट लाने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है ताकि इंश्योर्ड की अमाउंट लॉस की अमाउंट भी उसे मिल जाए, भरपाई हो जाए, और इंश्योरर को भी कुछ पैसे लेने का मौका मिल जाए, राइट। तो सब्रोगेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर। ये इंश्योरर का राइट होता है। सब्रोगेशन इज द राइट ऑफ द इंश्योरर कि वो इंश्योर्ड के लॉस की भरपाई करने के बाद जिस चीज़ की इंश्योरेंस इंश्योर्ड ने करवाई है वो चीज़ इंश्योरर की हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स रह गए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन और मिटिगेशन।